गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। और डेली लर्न प्लेटफॉर्म, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म से मैं यहाँ ज्योति सिंह फिर आपके सामने हूँ। और अब तो ये सवाल है कि हम लोग जिस पर बातें कर रहे हैं वो कुछ भी पढ़ाई नहीं है। हमने साल भर जो पढ़ाई की है अब उसका ये एक टेस्ट है। आप अभी निश्चित तौर पे थोड़ा सा सोच रहे होंगे कि कौन से सवाल होंगे, लेकिन मेरी पूरी उम्मीद है, आई रियली होप दैट यू ऑल विल बी enjoying doing such tasks, because whatever we have studied so far, we have to prove that we were not fooling ourselves. We have just studied, we have invested our time in a very positive way. So it's a series of questions which are expected to come in your first term exam. It's really very important, and I hope that you are very well prepared for that. Before beginning this session, I would like to repeat one more thing, as I have already repeated the same thing when we have started this session much earlier, that ये जो सेशन होगा फर्स्ट टर्म, ये 40 नंबर का होगा, है ना। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स आप जान रहे हैं कि टोटल नंबर जो है वो आपके 80 होते हैं एंड 20 आर द इंटरनल मार्किंग, है ना। 20 मार्क्स जो होते हैं वो इंटरनल असेसमेंट में आपको मिलते हैं। तो देयर इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दोज 80 marks and that is divided between first term and second term. So first term में आपके लिए 40 मार्क्स हैं और इसमें मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है आपका कि सेक्शन 1 यानी रीडिंग के लिए आपको 10 नंबर है, और फिर उसके बाद राइटिंग एंड ग्रामर सेक्शन के लिए 10 नंबर है, और फिर लिटरेचर के लिए 20। तो ऑल टुगेदर फॉर 40 मार्क्स यू आर हेयर। मैं फिर आपको ये बताऊंगी कि इस चैनल के माध्यम से आपने चीज़ों को आसान और इंटरेस्टिंग बनाना सीखा भी है और आप लगातार कर भी रहे हैं। जब हम लोग किसी भी एग्जाम के बारे में सोचते हैं, देन देयर इज अ फोबिया, काइंड ऑफ फोबिया। मेनी ऑफ स्टूडेंट्स सफर फ्रॉम दिस फोबिया, एग्जाम फोबिया उसे नाम दे सकते हैं ना, एग्जाम फोबिया। तो ऐसा मैं अपने विषय में बिल्कुल नहीं कर सकती, क्योंकि हमने बहुत इंजॉय किया है रीडिंग ईच एंड एवरी चैप्टर। खास तौर पे लिटरेचर पर तो हमने बहुत अच्छे से कमांड किया है, इसीलिए मैं बहुत एश्योर हूँ और मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत कम वक्त में MCQ पैटर्न के इन सारे सवालों का जवाब दीजिएगा। Here before you it is Amanda, you know the girl in the poem who was so moody and who was so innocent. Now there is one question from this very chapter. Amanda's mother stopped her from biting. What are the options? Kindly note, what are the options? Back of the pencil, is it the correct answer? कौन सा ऑप्शन आपके लिए होगा? बैक ऑफ द पेंसिल, अदर फ्रेंड्स, नेल और हैंड्स। आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि जो करेक्ट ऑप्शन है वो ये है। दैट्स व्हाई वी कैन नॉट आंसर दिस क्वेश्चन। द नेल्स आर द करेक्ट ऑप्शन। अपने अंक भी लिखते जाएं। यू आर गिवन 0.8 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड नाउ यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, बट there is a limitation, because I just expect that you have studied so far in such a positive and full-fledged way that you are capable of handling all the questions very easily, effortlessly. लेकिन मैं एक चीज़ आपको बताऊंगी कि जो मार्क्स होते हैं, ठीक है, उनको हम लोग पहले समझ लें, क्योंकि करना तो सब है, अभी तो सब करेंगे ही, लेकिन मार्क्स का जो एलोकेशन है कि आपके रीडिंग सेक्शन में 18 सवाल होंगे जिनमें से आपको 14 करना होगा, ठीक है। 14 मार्क्स के लिए ही आप करेंगे, लेकिन मेरी तैयारी 18 के लिए है, यानी आप ऑप्शंस में से भी वो चुनेंगे जो आपको सबसे पसंद हो। आपको सब आता है ये मैं समझ रही हूँ। ग्रामर में आइए, देयर विल बी 12 क्वेश्चंस, लेकिन आपको अटेम्प्ट करने हैं 10। फॉर दोज 10 मार्क्स, फॉर दोज 10 क्वेश्चंस वी हैव स्टडीड सो हार्ड। बच्चों, हमने बहुत पढ़ाई की है। और उसके बाद आता है आपका फेवरेट लिटरेचर, जिसके लिए 30 क्वेश्चंस हैं और आपको अटेम्प्ट करना है एनी 26। तो आप यदि ऑल टुगेदर मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन समझेंगे, इट विल बी 0.8 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर। नाउ यू आर गेटिंग 0.8 मार्क्स इफ यू हैव जस्ट करेक्टेड दिस वे। द क्वेश्चन इज देयर on the board. Now come to the second question. After getting scolded, it's again question from Amanda, your favorite topic in the poem. Amanda, after getting scolded from her mother, Amanda imagined herself
एज एन व्हाट शी इमेजिन्ड हरसेल्फ, उसने अपने आप को क्या सोचा था कि वो क्या बन जाएगी। जब उसकी माँ ने उसे डांटा तो व्हाट शी एक्सपेक्टेड हरसेल्फ टू बी, अ मरमेड, एन ऑर्फन, फ्री बर्ड और मदर हरसेल्फ। आपके 4 ऑप्शन। सिंस यू हैव स्टडीड सो फार, इसीलिए मैं समझती हूँ कि यदि आपके माइंड में अमांदा पोएम एकदम आराम से, क्लास में हमने वैसे पढ़ाई भी की है, बहुत आराम से आया होगा, तो इजीली आप गेस कर सकते हैं। शी वांटेड टू बी एन ऑर्फन, शी इमेजिन हरसेल्फ टू बी एन ऑर्फन। तो आपके बाकी ऑप्शंस जो हैं वो आपके सही नहीं है, आपका ऑप्शन सी सही है। बाकी क्यों नहीं है? क्योंकि वो तो था ही नहीं। She wanted to be mermaid, but लेकिन mermaid किस लिए? When she saw the beautiful sea beneath her, है ना, कि हमने उसे देखा कि ऐसा वो कभी वो बन जाए। लेकिन बहुत ज़्यादा स्कोल्डिंग से तो बेहतर है कि ऑर्फन बन जाना, ताकि ना कोई माँ पापा होंगे ना कोई डांट फटकार होगी। अब आगे बढ़े, आपको इस डांट फटकार से ये फायदा हुआ है कि आपका आंसर सही हुआ है। अगला सवाल है, What made Amanda sulk and become moody? क्यों ऐसा हो गया कि अमांडा का मूड एकदम सल्की हो गया, एकदम मूडी हो गई? क्यों वह ऐसा करती थी? बिहेवियर में क्या सवाल और क्या जवाब? देखिए ऑप्शंस पे आइए। When she had to complete her work, जब ऐसा होता था तब कंप्लीट करने के नाम पर। When her mother gives her too many instructions, when she has to clean her shoes and none of the above। सारी चीज़ें तो थी, लेकिन दरअसल वो किस बात से इतना मूडी और इतनी उसके अंदर सल्किंग हो जाती थी, ये निश्चित तौर पे सारे इसमें चले आएंगे। तो आपका जवाब भी यही है ना। When her mother gives her too many instructions, है ना, एक जो उसकी माँ का है कि लगातार ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, तो वहाँ उसकी वजह से वो ऐसा फील करती थी। आपके सही जवाब के लिए आप अपनी मार्किंग करते रहिए, मैं यहाँ से सिर्फ आपको अभी बता रही हूँ। अगला एक और सवाल है, इफ अमांदा इज एन ऑर्फन व्हाट विल शी डू? यदि अमांदा ऑर्फन हो गई, उसके मन में क्या कल्पना थी कि क्या वो करेंगे? व्हाट एन ऑर्फन डज usually, I'm not telling you to imagine her to be like an Amanda, because whatever Amanda was guessing about herself being an orphan was just a fancy world. She was so innocent that she couldn't imagine what could be life without parents. So naturally we are coming back in the arena of the very poem, and this is Amanda. What was Amanda thinking about when she imagined herself to be an orphan? She will roam about in the streets. She will tease everyone in the streets. She will not complete her homework. All the above. तो ऑर्फन का कोई जब नहीं होगा तो फिर वो जहाँ मन वहाँ घूमना, क्योंकि उसे कोई बोलने वाला नहीं होगा। तो सारे आंसर के बैकग्राउंड में मदर का कांस्टेंट जो इंस्ट्रक्शंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। एंड आई होप कि आपके जो जवाब है ये सी होगा, ठीक है? जवाब आपका क्या हो गया? सी। शी विल रोम अबाउट इन द स्ट्रीट्स। वो गली में घूमेगी, उसको कोई नहीं बोलने वाला, कोई नहीं टोकने वाला होगा। बहुत मजेदार जिंदगी होगी, ऐसा है या नहीं? चलिए, जैसे कि मूड स्विंग होता है अमांडा का, वैसे ही चैप्टर भी स्विंग हो गया। एंड नाउ इट इज द क्वेश्चन सीरीज फ्रॉम नेल्सन मंडेला, अ ब्रेव politician and soldier of South Africa. We are just going to read and find some facts about him that is given in the poem. और आपको ये बताना है कि you have studied so well that you are not finding any difficulty if you are given multiple choice question. देखिए बच्चों, सवाल के रखने के साथ ही मैं आपको ये भी बताऊं कि कई बार जब हम बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट वे में पढ़ लेते हैं, हमें लगता है कि हमने इसे पढ़ लिया, तो इसका बहुत पता चलता है एग्जामिनेशन में। जब आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए जाते हैं एंड यू आर गिवन सिमिलर ऑप्शन, तब आप कंफ्यूज कर सकते हैं कि वेदर इट इज दैट एंड वेदर इट इज दिस। ये आपके लिए कंफ्यूजन, और आपका कंफ्यूजन दूर करने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप अपने चैप्टर्स के प्रति बहुत सिंसियर रहिए।
स्टोरीज के साथ एक फ़ायदा क्या है कि जब आप आंसरिंग करते हैं तो बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं वो स्टोरी आपके दिमाग में चलती रहती है। तो आप नेल्सन मंडेला पर आपने स्विच किया, सवाल वही है। तो अब आपको देना है जवाब, व्हेन वाज द इनॉग्रेशन डे, किस दिन ये उद्घाटन था, साउथ अफ्रीका के फ्रीडम का वो दिन था। आपने चैप्टर पढ़ा है और मैंने पढ़ा दिया है। नाउ इट इज़ योर टर्न टू आंसर। इज इट 10 मई, 10 मार्च, 20 मई और 20 मार्च? ये 10 और 20 क्या है? 10 मार्च, 20 मार्च, 10 मई और 20 मई, क्या इसमें से कोई दिन है जो आपके दिमाग में आता है? देखिए, कई बार ऐसा होगा कि आप इस सवाल को यदि नहीं जान रहे हैं, एग्जैक्टली आई एम टेलिंग यू व्हाट ट्रुथ इज, यदि आप जरा भी कंफ्यूज करें तो आप स्किप कर सकते हैं, बिकॉज यू हैव ऑप्शन, बट आई एम नॉट टेलिंग यू टू स्किप इट बिकॉज यू डू नॉट नो, यू विल स्किप बिकॉज यू हैव लिमिटेशंस ऑफ अटेम्प्ट। आपको सवाल ही इतने करने हैं, जानना तो सब है। जिन डिटेल्स के साथ हमने पढ़ाई की है, आपका जवाब यदि मैं लिखूं और यदि मैं जवाब दे दूं तो आप करेक्शन कीजिएगा और बनाइएगा कि इट इज 10 मई, 10 मई का दिन था जब वो अपनी बेटी जिनानी के साथ उन्होंने ये एक इनॉग्रल स्पीच दिया था। तो ऐसे जिनको सैल्यूट किया जा सके, ऐसे वॉरियर के प्रति हमारी जानकारी हमारे आगे के लिए भी बहुत ज़रूरी होगी। इसीलिए आप इस सवाल का जवाब जरूर जानें। यदि आप में से किसी ने गलत किया है तो गो टू द चैप्टर वंस अगेन, बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी टॉट इन द क्लास, एंड आई एक्सपेक्ट दैट इफ एनी अदर क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड फ्रॉम दिस वेरी चैप्टर, यू विल बी एबल टू फाइंड आंसर ऑल बाय योरसेल्फ। अगला सवाल है, नेल्सन मंडेला ही है सीरीज में आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक है नेल्सन मंडेला। इट वॉज ए सेलिब्रेशन ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट गवर्नमेंट। ये एक पहला समारोह था जिसमें साउथ अफ्रीका के बिल्कुल अब आज़ादी के बाद जो पहली सरकार का गठन हुआ था, ये एक इनॉग्रल स्पीच। तो अब आप यहाँ पर आइए कि सेलिब्रेशन आखिर किस चीज़ का था। What was the celebration for? What did it mean? It was an autocratic or racial government. किस तरह की सरकार वहाँ बनी थी? Autocratic और racial, democratic, non-racial and democratic and racial, monarch and non-racist। कौन सी सरकार नॉन रेशियल कौन सी बनी थी? तो नेचुरली जब भी कोई गवर्नमेंट आज़ादी के बाद जिसके लिए उन्होंने इतना लंबा फाइट किया है, तो आप ये समझ रहे हैं कि रेसिज्म तो सबसे पहले आउट है। आपके ऑप्शंस में क्लू है कि रेसिज्म, अपार्थाइड पूरी तरह से आउट है और पब्लिक की वॉइस को प्रमुखता दी गई है। इसीलिए आपका जो जवाब है ये हो जाएगा डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल। डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट की स्थापना हुई थी आफ्टर द फाइट वाज ओवर। ना अब एक और सवाल जो मांगता है कि आपने दरअसल क्लास में किया क्या, है ना। हाउ मेनी डेप्यूटी प्रेसिडेंट्स वेयर इलेक्टेड? कितने सारे डेप्यूटी प्रेसिडेंट्स इलेक्टेड हुए थे एट द टाइम ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू गवर्नमेंट इन साउथ अफ्रीका? कितने सारे डेप्यूटी प्रेसिडेंट्स वहाँ पर इलेक्ट हुए थे? वन ऑफ देम वाज नेल्सन मंडेला हिमसेल्फ, है ना। सॉरी, नेल्सन मंडेला तो प्रेसिडेंट थे। तो आफ्टर दोज टू वाज प्रेसिडेंट्स ही टुक ओथ, है ना। तो हाउ मेनी डेप्यूटी प्रेसिडेंट्स वेयर इलेक्टेड? कितने सारे हुए थे? मैं इसमें वक्त दूं? ऐसे सवाल यदि समय लेते हैं तो यू कैन गेस दैट इट इज द वीकेस्ट पॉइंट यू हैव टू फोकस। ये आपको अपने ऊपर फोकस करना होगा कि ये आपका वीक पॉइंट रहा नेल्सन मंडेला से संबंधित, क्योंकि आपको वो एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर पे दिया गया है और हर एक फिगर को आप जरूर बहुत अच्छे से तैयार करें। तो इनफैक्ट देयर वर 2 डेप्यूटी प्रेसिडेंट्स, ठीक है। उसके बाद प्रेसिडेंट के तौर पे नेल्सन मंडेला वहाँ पर आए। इस सवाल का जवाब आपको देना है और ये सवाल यदि मैं आपके सामने हल कर रही हूँ तो इसका मतलब कि आप अब तक अपनी चीज़ों पर
अपना एक जो कमांड है वो बना रहे हैं, और आपको ये भी पता चल रहा है कि आपको कहाँ कहाँ और ध्यान देना चाहिए। अगला सवाल है, Why did other countries broke off diplomatic relations with South Africa? आखिर क्या ऐसा कारण था कि बाकी सारे कंट्रीज ने साउथ अफ्रीका से सारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस अपने ब्रेक ऑफ कर लिए थे, उन्होंने फिर कोई संबंध नहीं रखा था। तो द रीजन बिहाइंड ऑल दिस इज वेरी क्लियरली मेंशन इन द वेरी चैप्टर नेल्सन मंडेला। वाइट रूलर्स, क्या वहां पे रूलर्स जो थे वो वाइट थे, इस वजह से हुआ? इट्स अ पुअर कंट्री और अदर कंट्रीज आर रेशियल, बाकी सारे कंट्रीज जो थे वो खुद एक रेशियल कंट्रीज थे, वहाँ रेशियल सरकार थी, इसलिए उन्होंने बंद किया। या अपार्थाइड, अपार्थाइड इज अ वर्ड आई हैव ऑलरेडी मेंशन इन द क्लास। अपार्थाइड कहते हैं रंग भेद नीति, डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन व्हाइट एंड ब्लैक। तो ये अपार्थाइड वर्ड भी आपको जानना जरूरी है, क्योंकि मैंने ये भी कहा था, जब भी मैंने पढ़ाया है मैंने ये कहा था कि सम ऑफ द वर्ड्स रियली occur in a passage and when then you have to require gaining more about it because synonyms भी इसके आपको जानना चाहिए। racial discrimination is apartheid, तो the real answer is apartheid, and since I have already told you in the class that you must know the synonyms of this very word apartheid, it is racial discrimination। segregation, ब्लैक एंड व्हाइट है ना, आप इसके सिनोनिम को जानेंगे तो ये अच्छा होगा। तो आपका दरअसल जो सवाल है उसका जवाब भी यही है कि अपार्थाइड पॉलिसी की वजह से वहाँ पर जो सरकारी बाकी जो कंट्रीज थे उन्होंने अपने रिश्ते को तोड़ लिया था। आगे बढ़े। What change brought international leaders to South Africa? आखिर फिर उसके बाद क्या हुआ कि बाकी सारे लीडर्स जो थे वर्ल्ड के वो वहाँ साउथ अफ्रीका में चले आए। What was the reason behind it? End of apartheid, peace, humanity, trade negotiations। उस वक्त क्या हुआ था? अपार्थाइड की वजह से सरकार तो फिर उसी की वजह से बनी भी थी कि उस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के सख्त खिलाफ थे नेल्सन मंडेला, और बाकी जो वहाँ पर लोगों का या कंट्री का जमावड़ा हुआ, बहुत सारे देशों के राष्ट्राध्यक्ष वहाँ पर इसके इनॉग्रेशन सेरेमनी में आए थे। तो व्हाट वाज द रीज़न, व्हाट चेंज ब्राउट इंटरनेशनल लीडर्स टू साउथ अफ्रीका? ट्रेड निगोशिएशन, पीस, क्योंकि वहाँ पे खदानें भी बहुत सारी हैं, तो आपके दिमाग में हो सकता है कि ट्रेड निगोशिएशन की वजह से नहीं, सिंस इट वाज अनस्टेबल गवर्नमेंट देयर, एंड ऑफ अपार्थाइड, वहाँ पर अपार्थाइड खत्म हुआ था, और अब जो वहाँ पर पीस, देयर वाज स्टेबिलिटी इन साउथ अफ्रीका, दैट्स व्हाई मेनी कंट्रीज participated and they came to South Africa। अगला सवाल है, We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is after all a common victory for। इस सवाल को थोड़ा सा और पढ़ लीजिए, मैं आपको कुछ वक्त देती हूँ क्योंकि आपको इसको समझ के इसका जवाब देना है। Get your time and read the question। I am just repeating, we thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is after all a common victory for। Options are justice, human dignity, peace, all of the above। जिन बच्चों की कलम बिल्कुल उसके हाथ को खींच के वहां ले जा रही है, बिल्कुल सही है आपका जवाब, ऑल ऑफ द अबव, बिकॉज एवरीथिंग
was there in the stable government of South Africa. It was justice, human dignity, peace. So all of the above will be the correct answer. The next question is, फिर इस सवाल को पढ़ना होगा. But if again we have switched over from this very topic of Nelson Mandela to the poem Fire and Ice. Now think of that poem by Robert Frost. I have already praised Robert Frost in my classes so many times, and I hope that you have also enjoyed reading about the poet and so many work from him. So, but if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice. यदि आपको इस पूरे लाइन को थोड़ा सा वक्त लगे समझने के लिए तो जरूर समझिएगा, क्योंकि it is the content that is there in the poem. So whenever you are given a piece of poem, whenever you are given a paragraph, then you find some questions from that, and it is very necessary for you to understand that very meaning of that paragraph, and it is that. But if it had to perish twice, मैं यहाँ याद दिलाऊंगी कि याद है ना कि यदि दुनिया को 2 बार, है ना, जो बचा हुआ है वो भी खत्म हो जाना है, तो मेरी समझ से आइस सफिशिएंट है. एंड व्हाट वाज आइस, आप समझ रहे हैं, लेकिन मैं इसका जवाब नहीं दे सकती क्योंकि पता नहीं अगला सवाल जो हो वो किसका हो. तो मैं यहाँ पे आई एम जस्ट कीपिंग मम एंड लेट यू गेस द करेक्ट आंसर. What does it refer to in the first line? इसे आप करेक्ट कर लें, इसे आप लाइन पढ़ें, है ना, लाइन. What does it refer to in the first line? कि यदि मुझे लगता है कि दुनिया को 2 बार में, एक बार में तो जैसे ख़त्म होना है नफ़रत से और जेलसी से, और दूसरी बार इनडिफरेंस से, तो फिर आपको क्या यहाँ पर लगता है? What does it refer to in the first line? What do you mean by perish? What does ice stand for and what would be the cause of destruction? ये जो सारे सवाल हैं A, B, C करके, इनमें आपको ये देना होगा. What does it in the first line? इसे आप यहाँ लिखें. The world may come to an end if people remain so indifferent this is what does it refer to in the first line. And the next, what do you mean by perish? It is A, perish means complete destruction. What does ice stand for? Ice stands for apathy. Indifference, coldness in people's attitude. And lack of love. In fact, the word ice stands for that. सिर्फ आइस का मतलब बर्फ नहीं है, ये तो आपने कविता में पढ़ा ही है. और अब आपका यहाँ वर्ड का जो एक्सप्लेनेशन है, आप इसे देख रहे हैं. द वर्ल्ड में कम टू एन एंड इफ पीपल रिमेन सो इनडिफरेंट. यदि लोग एक दूसरे के प्रति इतने निष्ठुर होंगे, द वर्ल्ड विल ऑटोमेटिकली कम टू एन एंड. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय पेरिश? पेरिश means complete destruction, mean there will be no one if hatred prevail for so
much longer period, then there will be no one to relish the beauty of the earth. So everything will be destructed. Ice, what does ice stand for? Ice stands for apathy, indifference, coldness in people's attitude and lack of love. ठीक है, ये सारी चीज़ें होंगी जिसके बारे में रॉबर्ट फ्रॉस्ट का कहना है कि दैट वे द वर्ल्ड विल कम टू एन एंड. व्हाट वुड बी द काउज ऑफ द डिस्ट्रक्शन? तो यहाँ पे आपका जो जवाब होगा ये सारा, यानी ए बी सी को मैं ले लूँ, ए बी सी एंड ऑल ऑफ दीज विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस वेरी आंसर. आपका जो डी में जवाब है ये ऑल ऑफ दीज. ओके, ये थोड़ा सा वक्त है जिसको कि आपने बनाया है. फॉर फर्स्ट, व्हाट डू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर? ठीक है, आपका सवाल चूंकि छोटा है, इसे आप ऑप्शन में भी, आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी मिल सकते हैं. तो आप यहां सीधे लिखिएगा कि फायर मीन जेलसी एंड आइस मीन इनडिफरेंस. ओके, हाउ हैज फर्स्ट बाउट आउट द कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज इन द पोएम? इस सवाल को स्किप करते हैं. What is the name of veterinary surgeon? Again there is a skip in the chapter and we have come to the very funny chapter, and that is regarding that poor dog Tricky, whose proud owner Mrs. Pomfrey was so much fond of it that she overfed him day and night. So without taking care of his proper health, she was just pouring out her love for that poor creature. So what is the name of the veterinary surgeon? Veterinary surgeon का नाम क्या था? आपके उस कहानी में ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी, मैंने आपकी मदद सही समय पे की है, लेकिन आपके दिमाग में ये सवाल पहले से ही आ गया कि ये सवाल भी वहीं से है. आपके आगे 4 ऑप्शंस हैं. एक तो ट्रिकी, हार्किन, मिसेस पॉम्फ्रे और मिस्टर हैरियट. व्हाट वाज द नेम ऑफ द सर्जन जिसने उसका इलाज किया था? ट्रिकी वाज द नेम ऑफ दैट पुअर क्रिएचर, है ना. योर करेक्ट ऑप्शन इज मिस्टर हैरियट. What problem does Mrs. Pomfrey think Tricky has? Tricky को आखिर दिक्कत क्या थी? ये सवाल पहले आया होता तो आप जरूर ही ट्रिकी का नाम समझ जाते कि that poor creature dog was named Tricky. अब उस ट्रिकी को हुआ क्या था? What problem does Mrs. Pomfrey think Tricky has? Diarrhea, allergy, malnutrition. What she thought of that had happened to her loved dog, है ना. Diarrhea, allergy, malnutrition. The foolish lady had thought that it was malnutrition. The dog was poorly fed. He was lacking some energy due to shortage of food. That's why he should be given more and more to कंज्यूम. आप इस सवाल का जवाब देते हुए मिसेस पॉम्फ्रे के फुलिशली एक्सपेक्टेड हेल्थ के बारे में भी सोच रहे होंगे. चलिए, ये सवाल अब हो गया, अब आगे बढ़ें. वॉज द नरेटर वेटिंग फॉर ए कॉल फ्रॉम मिसेस पॉम्फ्रे? क्या वेटर जो डॉक्टर थे उनको एक इंतजार था कि कॉल आए मिसेस पॉम्फ्रे की ओर से? क्योंकि वो नेचुरल है कि जिस तरीके से बहुत ही स्लगिश वे में चल रहा था, ही वॉज जस्ट लुकिंग लाइक ए बैग, है ना. वो साउजेस बैग विथ 4 legs प्रोट्रूडिंग एट 4 sides. तो ये आपका वो जो सवाल है यहाँ पर है कि जब डॉक्टर ने उसे देखा तो वॉज ही एक्सपेक्टिंग ए कॉल फ्रॉम द लेडी? यस, ही वॉज एक्सपेक्टिंग ए कॉल एंड सून इट रैंड. आपका जवाब मैच करना ही है, मैच कर ही रहा होगा निश्चित तौर पे. अगला है, हाउ डिड द स्टाफ बेनिफिट फ्रॉम मिसेस पॉम्फ्रेज ओवरडूइंग?
ब्रेकफास्ट जो वहाँ से आता था उसको स्टाफ यानी जो सर्जरी के स्टाफ थे वो कैसे इसको एंजॉय करते थे, किस तरीके से, हाउ डिड द स्टाफ बेनिफिट फ्रॉम मिसेस पॉम्फ्रेज ओवरडूइंग, इतना ज़्यादा वो जो हो रहा था, ट्रिकी के लिए आ रहा था। ब्रेकफास्ट विथ एग्स, ये सारे ऑप्शंस थे, ब्रेकफास्ट विथ एग्स, डिनर विथ ब्रांडी, लंच विथ वाइन, है ना, यहाँ वाइन कर लीजिएगा, लंच विथ वाइन, ये सारी चीज़ें आती थी ट्रिकी के लिए। और सर्जरी के जो लोग थे यानी डॉक्टर हिमसेल्फ और उसके साथ एक और, ये सभी इंजॉय करते थे। इनमें से किसी को भी निकालना तो हुआ नहीं, क्योंकि ऐसा वास्तव में होता था कि द डॉग वाज given so much thing as lunch and dinner and breakfast, so all the things were enjoyed by the staff of this surgery, so all of the above is the right answer. आपका आंसर सही है ना। अगला सवाल, what did Lencho hope for? अब आइए, हमारे यहाँ एक और फुलिश लोगों की कमी है नहीं, तो मिसेस पॉम्फ्रे के बाद अब एक और फुलिश पर्सन मिस्टर लेंचो का नाम आपके दिमाग में अब आया ही होगा, एंड इट इज़ मिस्टर लेंचो। ये मिस्टर लेंचो ही हैं जो ऐसी उम्मीद कर सकते हैं। सो आपने इस कहानी को ए लेटर टू गॉड को बहुत इंजॉय किया होगा और ये मेमोरेबल भी हो गई होगी आपके लिए, क्योंकि ऐसी कहानियाँ कभी आदमी भूलता नहीं है। तो चलिए, ये क्या है जिसे हम अब जानेंगे। ए गुड शावर ऑफ रेन फ्रॉम हिज क्रॉप, है ना, यहाँ इसे ऐड कर लें, ए गुड शावर ऑफ रेन फॉर हिज क्रॉप, अपनी फसलों के लिए बहुत अच्छी बारिश, ए न्यू मोटरसाइकिल, अ ट्रैक्टर, नन ऑफ द अबव। सो नेचुरली he was expecting that there should be a good shower of rain for his crop. अगला सवाल, why was Lencho satisfied on seeing a new tractor in his field? लेंचो कैसे क्यों सेटिस्फाई हो गया, क्यों उसे लगा कि बहुत अच्छी बात है? On seeing a new tractor in his field, ऑप्शंस आपके सामने हैं। On seeing a new buffalo, on seeing the field of ripe corn with flowers, none of the above. Naturally, you have to go back in the chapter if you are just struggling with the correct option, and that is before you in all four forms. So if you have any option in your mind, rightly click it, because this question too will give you some benefit. आपको ये सवाल, अब नेचुरली मैंने कहा कि कहानियों को पढ़ने में एक और चीज़ क्या है कि आप उसके साथ बहुत सारी चीज़ें याद रखते हैं। तो ऐसी कहानियाँ जिसके बारे में मैंने कहा कि इट विल बी अ मेमोरेबल स्टोरी, नेचुरली यू आर गेटिंग द करेक्ट आंसर, एंड द आंसर इज सी, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ फ्लावर्स। जब उसने देखा कि उसके खेतों में बहुत सारे फूल हैं तो वो बहुत ही खुश हो गया। जिन सवालों को हम कठिन मानते हैं या अभी आपको सॉल्व करते हुए लगेगा, तो समटाइम्स टीचर्स ऑलरेडी सजेस्ट मेनी मोर ऑप्शंस फॉर यू कि आप उसको पढ़ें। तो जहां आपके टीचर ने एक पैटर्न दे दिया है कि आप इसे पढ़ें, तो अब जो बदलते हुए वक्त में पैटर्न भी थोड़ा चेंज हुआ है कि आप जिन सवालों का जवाब इन वर्ड्स देते थे उसके प्लेस पर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलने लगे हैं। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलने के साथ ही एक और चीज़ क्या है कि यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट व्हेन यू आर स्टडिंग। आप इसे बस बहुत ऊपरी तौर पे नहीं पढ़ सकते हैं, यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइन्स। ये एक फ्रेज है, रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब हो गया कि व्हाट इज देयर इन द लाइन्स यू हैव टू अंडरस्टैंड मोर देन दैट। जो मार्किंग का पैटर्न है ये तो बदला है ही, प्लस आपके स्टडी का पैटर्न भी आपको अब और भी फोकस करने के लिए प्रेरित कर रहा है कि आप और भी अपने आप को फोकस करें उस चैप्टर पे जिसका एक बहुत सारा मल्टीपल ऑप्शंस आपके सामने रखा जाए और आपको बिल्कुल एक सही जवाब देना हो।
तो लेंचो के बारे में जो आपका चैप्टर ए लेटर टू गॉड, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप इतना ही नहीं, बाकी सभी चीज़ों के लिए इसके हर एक लाइन पे जाइएगा, ठीक है। अगला सवाल है, Why did Lencho need money? लेंचो को आखिर पैसे चाहिए किसके लिए थे, है ना। He demanded money from God. Of course, he demanded money from God because he had full faith in God, and he had firm belief that if he expects anything from that very God and the Almighty, then he will soon provide him and he will grant him his wish. तो अब उसने पैसे मांगे। नेचुरली ए पुअर सिंपल पर्सन, पुअर मतलब कि उसको आप ये नहीं समझें, पुअर का मतलब हो गया कि जो इतना इनोसेंट है ना। द सिंपल फेलो, वेरी सिंपल फेलो लेंचो, द इनोसेंट वन, he also demanded money. But what was the reason of this demand? To buy a tractor, उसे एक ट्रैक्टर खरीदना था। To save his family from hunger, अपने परिवार को भूख से बचाना था। टू बाय अ न्यू फोन, टू बाय ए बफेलो, क्या करेगा वो फोन लेकर जिसके सीधे संवाद ईश्वर से होते हैं। जब सीधा संवाद ईश्वर से हो तो फोन किस लिए चाहिए? ये ऑप्शन तो बस आपको फन के लिए दिया गया है। नेचुरली योर करेक्ट ऑप्शन इज टू सेव हिज फैमिली फ्रॉम हंगर, फ्रॉम स्टार्वेशन, है ना। इसके लिए उसे पैसे चाहिए थे सो दैट ही मे कंटिन्यू टिल द लास्ट, टिल द further cropping in his field. अब who read the letter sent by Lencho? आखिर इस लेटर को किसने पढ़ा जो कि लेंचो ने लिखा था? इस लेटर को पढ़ा किसने? His wife, one of the farmer, द पोस्ट मास्टर, द गॉड। क्या ईश्वर ने उसके पत्र को पढ़ लिया? जो पत्र उसने लिखा था कि तुरंत तुरंत मुझे अभी 100 पेसोस भेजें, है ना। पेसोस कंबोडिया की मुद्रा है ना। अब नेचुरल है कि जो कहानी है और उसमें जो सिंप्लिसिटी है, तो जो फार्मर है, द पैट्रियार्च ऑफ द हाउस, टू was very simple, and it is expected that he is the senior most, and if he is not well educated, how can we expect that anybody else in the family would be able to do so. So his wife, one of the farmer, no, the incorrect options are just there to वेस्ट योर टाइम। आपके पास इनकरेक्ट ऑप्शंस इसलिए हैं ताकि आप उन्हीं में उलझे रहें और आप अपने सवालों का जवाब देने में देरी करें। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि यू नो हु रीड आउट द लेटर, इट वाज द पोस्ट मास्टर। ही हिमसेल्फ ओपन द लेटर एंड रीड द कंटेंट। What did Lencho think of the post office employees? लेंचो इतना ही तो नहीं था, उसने क्या सोच लिया कि आखिर ये जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो आखिर कैसे हैं, क्योंकि उसे पूरा भरोसा था कि ईश्वर तो उसे पूरा पैसा देंगे ही देंगे, लेकिन बीच में कुछ गड़बड़ यदि किसी ने की होगी तो नेचुरली इट इज़ द वर्क ऑफ द पोस्ट ऑफिस, है ना। ये पोस्ट ऑफिस में जो एम्प्लॉयज़ हैं जिनके बारे में बाद में उसकी धारणा और भी पुख्ता हो गई कि नहीं नहीं, गॉड तो इतना, उसके पास इतना है तो वो क्यों माइनस प्लस करेगा? प्लस तो कर सकता है, माइनस क्यों करेगा? सब्ट्रैक्ट क्यों करेगा? आई एम टेकिंग बैक यू टू द स्टोरी व्हेन यू हैव ऑलरेडी फेस्ड सच सर्कमस्टांसेस फ्रॉम वेयर द क्वेश्चन अराइजेज। ये सवाल जहाँ से आता है उसके लिए आपको उन कहानियों में जाना ही होगा जिससे ये सवाल निकले हैं। बंच ऑफ क्रुक्स, अरे वो तो वहाँ पर सिर्फ बहुत शैतान है, वो सब जो हैं वो बहुत ही शैतान है, शैतानों का जमावड़ा है ना। ये आपका बंच ऑफ क्रुक्स, इन्होंने ही गड़बड़ की है। अनहेल्पफुल, रूड एंड प्राउड, उसको बाकी किसी से तो मतलब था ही नहीं, उसने बस ये सोचा कि आखिर 70 पेसोस देने का रीज़न क्या है।
निश्चित तौर पे गॉड ने उसे 100 पेसोस भेजे होंगे। लेकिन अब दूसरी बात तो और भी ज़्यादा है जिसकी वजह से आप इस कहानी को याद भी रखेंगे कि उसने कहा कि गॉड से ये इंस्ट्रक्ट किया कि नेक्स्ट टाइम डू नॉट सेंड मनी थ्रू पोस्ट ऑफिस। अब अगली बार आप पोस्ट ऑफिस के थ्रू पैसे नहीं भेजिएगा, डायरेक्ट मेरे घर में ही डिलीवर कर दीजिएगा। अगला सवाल है, why does Wanda say that she has 100 dresses? एक बहुत ही टची स्टोरी है वांडा पेट्रोंस्की की, जब उसने ऐसा कहा है कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं। मैंने इस कहानी को पढ़ाते हुए, चूंकि कहानी ऑलरेडी आपके 2 पार्ट में है, पार्ट 1 पार्ट 2, तो आपकी इस कहानी में गुजरते हुए निश्चित तौर पे ये मैंने आपको याद दिलाया था कि नेवर बी लाइक पेगी, नेवर बी लाइक मिडी इवन। आप ना पेगी जैसा हो ना मिडी जैसा हो, बट really understand what are the scenes that Wanda was going through, किस तरह के प्लाइटफुल सिचुएशन से वांडा गुजर रही थी। तो यहाँ पर आइए, बिकॉज शी हैज वॉट शी लव्स टू नो, why does वांडा से, इसे आप सही करें, शी हैड many dresses, she loves to make fun to counter other girls, none of the above। इसके ऑप्शन को मैंने थोड़ा बदला है तो आप इसे देख लीजिएगा कि because she had many dresses, she loves to make fun to counter other girls। यहाँ पर आपका जो सही जवाब है टू काउंटर अदर गर्ल्स, ताकि बाकी बच्चों को उसका जवाब मिल सके कि नहीं नहीं वो तो naturally she had a tough time facing all these situations and she had to answer anyhow because all the girls were, she was just alone, Wanda was alone in her school premises and she was always surrounded by those mocking mob that were asking her the simple question that how many dresses do you have। So it is really very difficult for any student, whoever it is and whosoever are making fun of such girls, such students are really matter to be condemned। Naturally, what is this? How other girls treat Wanda? She doesn't make fun of Wanda, she like Wanda a lot। यहाँ पे चेंजेस करने होंगे, यहाँ पर चूंकि हाउ अदर गर्ल्स है इसीलिए यहाँ पे इसे आप कर दें दे, ऑप्शन में आप करें दे डिडंट। इस सवाल को मैं स्किप कर रही हूँ। Who secretly disliked how Wanda was being treated? Who secretly disliked how Wanda was being treated? कौन ऐसा था उस समूह में जिसे ये बात बहुत खराब लगती थी कि वांडा को दरअसल इस प्रकार का ट्रीटमेंट क्यों दिया जा रहा है ना। ये वांडा को दिए जाने वाले ट्रीटमेंट से यदि कोई कहीं आहत था तो उसका नाम आपके पास मालूम है, इट वॉज रियली मेडी, है ना। तो पेगी, मेडी, सिजिल, जेक, ठीक है। Who secretly disliked how Wanda was being treated? It was Maddie, who was best friend of Peggy. Peggy could not understand what she was doing with Wanda because in her opinion she was doing as everything as normal because she was not very serious in these sort of works. And naturally Maddie, she belonged to that category of Wanda but a little bit superior. In fact यदि इस सवाल के क्लू में मैं आऊं तो यू हैव टू कीप दिस इन योर माइंड दैट मेडी टू वॉज बिलोंगिंग टू ए वेरी पुअर फैमिली। याद आया आपको? हाँ,
आया ना कि मेडी भी अपने तरीके से वो वांडा जैसी नहीं, बस वांडा से थोड़ी सी सुपर थी, सुपर इन द सेंस ऑफ क्लोज, क्योंकि उसकी जो पॉवर्टी थी वो छिपी हुई थी। शी वॉज नॉट वियरिंग द सेम ड्रेस। एक्चुअली वो पेगी और ऐसे ही किसी बच्चे जो कि इन्फ्लुएंशियल फैमिली से थे, उन्हीं के घरों से लाए गए कपड़ों को उसकी माँ बहुत ही क्लेवरली थोड़ा अल्टरनेट कर देती थी, थोड़ा अल्टर कर देती थी उस कपड़े को, थोड़ा उसमें डिज़ाइन पैच कर देती थी या कुछ भी ऐसा बना देती थी कि वो अपने प्रायर आइडेंटिटी को बिल्कुल डिस्गाइज फॉर्म में दिखाता था, है ना। तो अब सारी चीज़ें तो लगभग सिमिलर थी, इसीलिए बर्ड ऑफ सेम फीदर फ्लॉक टुगेदर वाली चीज़ थी। यहाँ पर उसको भी ऐसा लगता था कि इफ़ शी कुड बी एट प्लेस ऑफ वांडा, शी वुड टू बी गेटिंग द सेम ट्रीटमेंट इवन बाय पेगी। तो ऐसा उसके पास जो डर था, एंड दैट वॉज रियली वेरी हिड इन हर ओन इमोशंस। तो इसीलिए इसका ये जवाब जो है वो सही होगा। देखिए, पहले मैं ये बता दूं कि जिन सवालों का जवाब हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में देते हैं, एंड यू हैव टू स्टडी सो मेनी चैप्टर्स, तो आप कभी भी इस पर डिपेंडेंट मत होइएगा कि हमें दरअसल किन एक चैप्टर्स पे कंसंट्रेट करके सारी चीज़ों को मगअप कर लेना है, ऐसा नहीं होगा। आपको कंसंट्रेट करना होगा, प्लस वहाँ जितने, मैं इसके लिए इसी समय बता रही हूँ कि जितनी भी चीज़ें हैं जो कि आपके एमसीक्यू पैटर्न में कहीं से भी पूछी जा सकती हैं, सबको आप अंडरलाइन कीजिएगा। लेकिन मैं ये बात इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे एट द मेन टाइम वो इस कंफ्यूजन में मार्क्स लूज करते हैं कि उन्हें सही ऑप्शन तक आते आते वक्त लग जाता है, और वक्त के प्रेशर में फिर वो चीज़ों को कहीं ना कहीं, वो दरअसल सारे कैरेक्टर्स इतने जान पहचान के मालूम होते हैं कि यदि वो रिपीटेटिव नहीं है, यदि आपके माइंड में वो रिपीटिशन नहीं है, तो वो इसको मिस करने के 100% चांसेस हैं। तो बेटर ऑप्शन मैं एक और बताऊं कि व्हेन एवर देयर इज अ स्टोरी, ठीक है, जब भी आपके क्लास में कोई स्टोरी पढ़ाई जाए तो आप उसे अपने ग्रुप में भी डिस्कस कीजिए। खुद तो ज़रूर पढ़िए क्योंकि ये सबसे सही ऑप्शन है, खुद पढ़ना, उसके बाद डिस्कस कीजिए। और यदि और भी ज़्यादा आप एक्यूरेसी चाहते हैं कि ये कभी भी आपसे मिस ना हो, तो स्टोरी को हूबहू ओरली आप अपने किसी जूनियर से, अपने घर में भाई बहन या पेरेंट्स से, माँ से, किसी से भी ज़रूर सुनाइए, क्योंकि ये आपकी मेमोराइज करने की पावर को बढ़ाएगा भी। ये एक टेक्निक है। मैंने कहा कि आपको सारे सवालों के जवाब मालूम होने चाहिए, और निश्चित तौर पे आप ऐसा करने के लिए अपने आप को किस प्रकार तैयार करेंगे ये भी मैं ही बताऊंगी। तो निश्चित तौर पे जब मेरे ऊपर ये आप समझते हैं कि मैं आपको एक सही रास्ता बता रही हूँ, तो मैंने आपको एक बहुत प्रैक्टिकल, नेचुरल है कि इन चैप्टर्स को पढ़े हुए वक्त हो जाता है। ये निश्चित तौर पे मैं ऐसा मानती हूँ कि जब भी किसी सजेस्टेड पेपर को आपके क्लास में दिया जाता है कि आप इसे बनाएं, आप इसके बारे में पूरा पढ़ के आइएगा, इवन देन यू जस्ट रीड द चैप्टर वंस। मैंने कई बार बच्चों को देखा है कि क्लास में उन्होंने चैप्टर को सिर्फ रिपीट कर लिया है, एंड एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन दे आर जस्ट इन ए वेरी क्रिटिकल पोजिशन कि ये तो पढ़ा हुआ है, ये क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि ये स्थिति बहुत बार बनी हुई होती है। तो मैं ये सलाह दूंगी कि जब भी आपकी कोई स्टोरी सेशन हो, आप अपने टीचर से साथ ही आप क्रॉस सवाल भी बहुत सारे कर सकते हैं, और अपने दोस्तों में भी इस चैप्टर को काफ़ी डिस्कस करें, क्योंकि अमूमन जो टेंडेंसी है जिसकी वजह से मैं देखती हूँ कि अंग्रेज़ी अभी भी एक कहीं ना कहीं फियर फैक्टर बना होता है, उसका रीज़न है कि यू स्टडी एंड यू क्लोज योर बुक, you get the lesson in the school and you close your book, you come to the next chapter, next session, and that's why no chapter keeps its imprint till long। और जब तक आपको ये सवाल, important सवाल न करके दिया जाए, you do not bother to look at the chapter। ये एक गलत भी बात है बच्चों, और इसकी ज़रूरत है कि आप इस चैप्टर को ही ना पढ़ें, बल्कि इसके लाइन को बिल्कुल, और ख़ास तौर पे आपके यहाँ तो स्टोरीज इतनी इंटरेस्टिंग है तो इसको आप पढ़ें। जितना ही सिंसेरिटी आपकी पढ़ाई में होगी, उतना ही ज़्यादा आपसे एक्यूरेसी होगी। तो जब आपके पास लिटरेचर से इतने सारे सवाल होंगे, जो कि आज की क्लास में हो भी रहे हैं, तो
आपको निश्चित तौर पे ये चीज़ें दिमाग में रखनी होंगी कि ये हमारे लिए सबसे बेहतर तरीका होगा। गिवन टाइम में आप स्टोरी की तरह से आप बिल्कुल बेड टाइम में भी पढ़ सकते हैं कहानियाँ, एकदम ही निश्चित तौर पे मैं ऐसा कह रही हूँ कि इसका 100% मैंने एक भी हटाया नहीं इधर से उधर, तो मैं इसका बहुत फ़ायदा देखती हूँ, इसीलिए मैं ये सजेस्ट कर रही हूँ। देखिए बच्चों, हम लोग इस तरीके के सेशन लगातार करते रहेंगे। मैं आपके सामने फिर हूँ कल, और कल हमारी जो मुलाकात है वो 6 बजे शाम को है। तो आपको ऐसे कोई सवाल जो आपके गिवन चैप्टर्स है उसमें कहीं से भी कोई सवाल हो तो आप ज़रूर मुझसे पूछिएगा, मैं वेलकम भी करूँगी। और मुझे अच्छा लगेगा कि आपने कोई सवाल जिसे पाया कि उसका जवाब आपको नहीं आता है तो इमीडिएट आपको उसका जवाब मिले। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Who lived in Boggins Height? आखिर बोगिन्स हाइट में रहता कौन था? ठीक है, बोगिन्स हाइट था क्या? ठीक है, क्यों इट वॉज आर स्पेशल एरिया, ये ऐसा क्यों कंसीडर किया है? नेचुरली द चैप्टर इज बोगिन्स हाइट, है ना। तो अब इस सवाल का जवाब है कि बोगिन्स हाइट वॉज नॉट कंसीडर्ड टू बी ए पॉश एरिया। आपका डिस्क्रिप्टिव आंसर यदि चलता रहेगा तो नेचुरल है कि यू विल इजीली गेट इनटू द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर एंड यू विल रीच द राइट आंसर वेरी सून। तो यहाँ रहता कौन था? ऑप्शंस आप पढ़ लें, मेडी, पेगी, वांडा और ससल। बोगिन्स हाइट जहाँ पर अंततः ये लड़कियाँ जाती हैं, इन्हें ये लगता है कि इन्होंने शायद कुछ मिस किया है। आफ्टर दे गॉट द लेटर, आफ्टर शी वॉज noticed that she was not attending her classes for a few days, then these two girls, Peggy and Maddie, मैं आपको ये बस वहाँ I am just taking you back in the storyline of that very chapter and it is 100 ड्रेसेस। ठीक है, तो दोनों ही चीज़ें हैं कि आपको ये जवाब याद रखने के लिए बहुत सहूलियत होगी। तो दोनों लड़कियां कहाँ जाती हैं? ये आपका एड्रेस जो है बोगिन्स हाइट, ये किताब में आपके 2-3 बार आया है। तो आप इसे यदि नोटिस करके इसे आपने अंडरलाइन किया हुआ है तो आप इसका जवाब हमेशा देंगे। लेकिन यदि ये निकल जाए आपके दिमाग से तो फिर इसके लिए आप फिर से चैप्टर पढ़ें और बेहतर होगा कि इन चीज़ों को इन शॉर्ट जरूर याद रखें कि आखिर किसके लिए क्या ऑप्शन सही होगा। नेचुरली इट वॉज वांडा हरसेल्फ हु हैड बीन लिविंग इन बोगिन्स हाइट। बोगिन्स हाइट वॉज कंसिडर्ड बेसिकली a remote area. From there no one was except Wanda was coming to the school. अगला सवाल है ग्रामर एंड राइटिंग सेक्शन। आंसर एनी 5 आउट ऑफ द 6 क्वेश्चन, द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर ईच। द हॉस्पिटल बोर्ड, द हॉस्पिटल बोर्ड, इसे आप पूरा पढ़ें, मैं आपके साथ सिर्फ रिपीट कर रही हूँ कि द हॉस्पिटल बोर्ड क्लियरली मेंशन दैट यू, आपको एक जो फिलर है वो आपके सामने है, smoke in the hospital as it is a health hazard for all। हॉस्पिटल बोर्ड ने क्लियरली ये मेंशन किया है। मैं इसको क्यों बताऊं? क्योंकि आप इसे समझ रहे हैं। यू हैव जस्ट नीड अ वन मोर वर्ड फ्रॉम दिस वेरी ऑप्शंस, नंबर ऑफ ऑप्शंस, 4 ऑप्शंस there are before you and you have to select one. You must have the reason why you should select this one and not that one। ठीक है, there should be also a reason for that। The hospital board clearly mentioned that you dash smoke in the hospital as it is a health hazard for all। Cannot, आप नहीं पी सकते सिगरेट। Must not, need not, might not, है ना। यहाँ पे मैं ये करूँ might not, है ना, कि अब इस आप आइए मॉडल में, चूंकि हमारा जो चैप्टर है वो ग्रामर से है, यहाँ पर है कि आप नहीं पी सकते। ठीक है, मस्ट नॉट नहीं पीना चाहिए क्योंकि ये आपका, लेकिन जब हॉस्पिटल प्रेमिसेस में इसको क्लियरली मेंशन किया गया है, इट मीन्स इट इज़ ए पनिशेबल एक्ट, है ना। ये एक ऑफेंस होगा, हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से आपको दंडित किया जाएगा। मस्ट नॉट है कि आपको नहीं करना, इसके क्या होंगे परिणाम। लेकिन नेचुरली whoever is admitted in the hospital, he
suffers besides all those who are attending, who are coming in the hospital, they too are sufferers. Naturally your option will be cannot. Next option, there is never dash petrol left after Rahul uses the car. अब इस सवाल का जवाब आप देखें कि क्या है. There is never dash petrol left after Rahul uses the car, है ना. जब भी राहुल गाड़ी ले जाता है तो शायद ही ऐसा हो कि उसमें कहीं कोई पेट्रोल बचा हुआ हो. Where do we use these words? much किसके साथ लगता है? It's determiner. तो आपको ये जानना होगा क्योंकि ये आपने पहले भी ग्रामर की क्लास में मैंने आपको बताया है. much, little, many और a little, यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेनेशन मैं दूंगी क्योंकि much का प्रयोग जो होता है वो हम लोग अनकाउंटेबल में करते हैं, है ना. अनकाउंटेबल नाउ, देयर इज मच स्कोप, है ना. देयर इज मच हो, ऐसे हम बात करते हैं. तो अनकाउंटेबल में बात करते हैं और उसके बाद आए मेनी. मेनी को हम लोग क्यों काट रहे हैं, क्यों हम लोग मेनी को नहीं लगाएंगे एक ऑप्शन के तौर पे, क्योंकि मेनी जो है वो आपके प्योरली काउंटेबल नाउन और वह भी प्लूरल के लिए है. आई हैव मेनी बुक्स, मेरे पास बहुत सी किताबें हैं. मेनी के साथ मैंने ये बताया भी था कि मेनी अनुमान है ना, बहुत ज़्यादा के बारे में. व्हेन वी आर नॉट डिस्क्राइबिंग एनी पर्टिकुलर नंबर, दैट इज एक्सप्रेसिंग द गुड नंबर, गुड अमाउंट ऑफ नंबर, बट आई एम नॉट टेलिंग अबाउट विच अमाउंट इज देयर फॉर द बुक्स आई हैव. तो मैंने सीधे कहा मेनी. मेनी कई बार बोस्टिंग में भी लगता है. आई हैव मेनी कॉन्टैक्ट्स, मेरे पास तो बहुत सारे संपर्क हैं. बोस्टिंग के लिए भी मेनी लगाते हैं. तो काउंटेबल नाउन और उसके बाद आपको ये भी याद रखना होगा कि बोस्टिंग है ना, अनएक्सपेक्टेड. व्हेन वी आर एस्टिमेटिंग, व्हेन हम लोग ऐसे सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा होगा, नो सर्टेन नंबर बट दैट नंबर शुड बी अ बिगर वन. मेनी का मतलब अनकाउंटेबल बट ज़्यादा. तो अब आइए, आपके पास ऑप्शंस होते हैं बचे हुए, लिटिल और ए लिटिल, है ना. लिटिल का मतलब होता है, नेचुरली लिटिल का हम लोग स्कोप यूज़ करते हैं कि आप लिक्विड के लिए लिटिल का इस्तेमाल करते हैं. देयर इज लिटिल वाटर इन द बॉटल, है ना. मैं एक्सप्लेन इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आपको सही ऑप्शन तक मैं ले जाऊं और आप जिसने सही ऑप्शन जिसमें आपने टिक किया है उसका रीज़न भी आप जान पाएं. देयर इज लिटिल वाटर इन द बॉटल. कई बार हम लोग लिटिल को नो की तरह लिखते हैं, जैसे देयर इज लिटिल चांस ऑफ हिज सर्वाइवल. इट मीन्स लिटिल का मतलब यहाँ पे नो है. तो अब यहाँ वापस आते हैं, देयर इज नेवर. जब हमने नेवर का इस्तेमाल किया तो हमने नो का इस्तेमाल करना सही नहीं हमारे लिए होगा कि देयर इज नेवर लिटिल पेट्रोल लेफ्ट आफ्टर राहुल यूजेस द कार. तो ए लिटिल का मतलब होता है उसी में से थोड़ा सा ही. जैसे कि हमने एक जग में पानी लिया है ना, और इस जग के पानी से आपका यदि ये लिटिल है और इस अमाउंट को हमने यदि यूज़ कर लिया है ना, तो हमारे पास जो रिमेनिंग वाटर है ये जो होगा, ये यूज़ हो गया, जो था वो यूज़ हो गया, और ये जो बचा हुआ है ये हो जाएगा ए लिटिल. गॉट इट? ठीक है. तो ऑप्शन आपका क्या होगा? सही. विथ ए रीजनिंग, आपके पास इसके रीजन भी होने चाहिए कि व्हाई यू हैव सेलेक्टेड दिस वेरी ऑप्शन फॉर योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट आइए, आई एम टेकिंग ड्राइविंग लेसन्स नाउ. अब मैं अपने ड्राइविंग लेसन्स ले रहा हूँ, अब क्लासेस ले रहा हूँ. होपफुली आई डैश माई ड्राइविंग टेस्ट बाय नवंबर. जब ये अभी की बात है, आई एम टेकिंग ड्राइविंग लेसन्स नाउ. ठीक है. होपफुली, अब आइए आगे की बात है. आई डैश माई ड्राइविंग टेस्ट बाय नवंबर, आई विल टेक
ठीक है, नेचुरल है कि when he already I am taking my driving lessons at present, then how it is possible that I will take my own test, whether it is in November or December or whatsoever the period is. And naturally these two options, these two have a verb in it which shows that the person will himself will doing all these work. तो अपना टेस्ट वो खुद तो नहीं करेगा, so I will not take my own test. वुड पास विल बी टेकिंग, एक तो यहाँ ऐसे ऑप्शन में आप बल्लियों उछल जाइएगा क्योंकि ऑप्शन आपको बहुत कुछ बता रहा है, तो आप सीधे पास करेंगे। ठीक है, ये जो सवाल है आपके रीजनिंग के साथ साथ आपके स्पॉन्टेनिटी की भी गवाही देते हैं कि वेदर यू आर वेरी कंफर्टेबल इन योर ग्रामर पोर्शन और नॉट। एंड दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द सीरीज बच्चों, मैं यहाँ फिर हूँ। कल की क्लास में हम लोग ग्रामर और हम लोग और भी जितनी भी चीज़ें आपको परेशान जैसे लगती होंगी उनके साथ हम फिर होंगे, है ना। हमारे सवाल के साथ आपका अपना सवाल यदि होगा तो मैं उसका जवाब देने में मुझे बहुत खुशी होगी। सो यू आर फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन, वॉट एवर क्वेश्चन यू हैव इन योर माइंड, वॉट एवर क्वेश्चन यू हैव ट्रबल विथ, यू कैन आस्क यू, बिकॉज वी विल बी देयर विथ यू एट 6 PM टुमारो। आज की शाम के बाद कल यानी 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे है, सो इट इज़ योर राइट टू आस्क योर क्वेश्चन। और हम लोग फिर एक बार मिलेंगे एंड वी विल एंजॉय द सेशन 2। अब फिर इस डेली लर्न प्लेटफॉर्म ई लर्निंग के इस प्लेटफॉर्म से मैं ज्योति सिंह कल तक के लिए आपसे अलग हो रही हूँ। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट बच्चों, थैंक यू।